वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली में आपका कंटिन्यूएशन पार्ट है आपके क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो की जो 5th यूनिट में इंडिगो में जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ था वो आपका हाफ पार्ट था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले डिस्कस करते हैं। जो हमारी स्टोरी थी वो यहाँ पर स्टॉप हुई थी कि जो किसान थे गांधी जी का सपोर्ट पा करके अब वो भय मुक्त होने लगे थे अंग्रेज़ों से। ठीक है, उसके आगे स्टार्ट करते हैं। अब गांधी जी का सहयोग वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मिल नहीं रहा था, तो वो अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर फील कर रहे थे। भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो सोच रहे थे कि किसी तरीके से गांधी जी का साथ मिल जाए तो वो विनम्र भाव बना रहे उस भीड़ का। ये सारी चीज़ें इस बात का प्रमाण दे रहे थे कि जो शक्ति है वो अभी तक डरावनी और निर्विवाद थी। भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी कि अब देखो हम नहीं डरते हैं। जो उस समय सरकार थी वो घबराई हुई थी। सरकारी वकील ने जज से मुकदमे को टालने के लिए कहा, लेकिन अधिकारी अपने बड़े बड़े अधिकारियों की सलाह लेना चाहते थे। उन्होंने लिया और उनका जो गांधी जी थे, क्योंकि देरी हो रही थी तो उन्होंने क्या कहते हैं उसका विरोध किया कि भाई अब इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। और उनका जो था वो स्वीकार कर लिया गया, उनका अनुरोध कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, हमें देरी नहीं करना चाहिए। कानून तोड़ने वाले का बुरा उदाहरण हमें नहीं बनना चाहिए, हम तो मानव सेवा के लिए यहाँ पर हैं। जज ने ऐसा सोच करके उनका अनुरोध था उसको मान लिया। मानने के बाद में मजिस्ट्रेट ने ये घोषणा की कि वो 2 घंटे के अंतराल के बाद सज़ा सुनाएगा और गांधी जी को 120 मिनट के लिए जमानत लेने को कहा, क्योंकि गांधी जी को तो वहाँ पर बुलाया गया था ना कचहरी में। इसीलिए जब अदालत फिर से लगी तो जज ने कहा कि देखो कई दिनों तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि गांधी जी को हमें क्या करना है, लेकिन फिर उसने कहा कि चलो जब तक निर्णय नहीं देगा तब तक हम गांधी जी को मुक्त रहने देंगे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मरहुल्लक और भी बहुत फेमस वकील थे वो सब वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने गांधी जी से अपनी बातचीत की और उनसे कहा कि अगर उन्हें सज़ा हुई तो लोग क्या करेंगे। गांधी जी ने पूछा, अरे आप इतने बड़े वकील हैं, आपने हमसे इस तरीके कहा है, आप सब लोग मिलकर के काम करिएगा। और अगर उन्हें जेल हो गई तो कोई व्यक्ति उनका नहीं होगा जिसे सलाह दी जा सके और वो घर चले जाएंगे। बटाईदारी के प्रति जो होने वाला अन्याय था उसका क्या, गांधी जी ने सवाल किया। अगर सब लोग मेरे बिना चले जाएंगे तो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। आपसे सलाह के लिए वकील अलग चले गए। राजेंद्र प्रसाद ने उनके यानी कि जो अपने आपसे जो उनका सलाह मशवरा था उसके परिणाम के बारे में लिखा है। उन लोगों ने परस्पर विचार किया कि गांधी जी पूर्णतः एक अजनबी थे, फिर भी उन्होंने किसानों के लिए जेल जाने को वो तैयार हुए। दूसरी ओर अगर वे लोग जो केवल पड़ोसी जिलों में के निवासी थे बल्कि उन किसानों की सेवा करने का दावा भी करते थे, वो सब तो घर चले गए थे। तो ये तो शर्मनाक भगोड़ापन हो गया ना। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी इतने अजनबी थे फिर भी उनके लिए वो जेल जाने को तैयार हो गए, लेकिन जो आसपास के जो थे पड़ोसी उन लोगों ने साथ नहीं दिया। इस तरीके से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी के पास वापस गए और उन्होंने कहा कि उनके पीछे जेल जाने के लिए आप तैयार हैं, चंपारण की लड़ाई जीत ली। फिर वो बोले उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया और समूह को यानी कि जो और समूह जो थे उनको जोड़ों में बांट दिया। कागज़ के टुकड़े में लिख करके उन्होंने बांट दिया और क्रम लिख दिया जिसके अनुसार हर जोड़े को गिरफ्तारी देनी होती। यानी कि एक तरीके से उन्होंने जोड़े रख दिए कि पहले इस कपल को गिरफ्तारी देनी होगी फिर इस कपल को। इस तरीके से उन्होंने अपना बना लिया। कितने ही दिन बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश मिला कि प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके मुकदमे को खारिज करने की आज्ञा दी है। आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन की थी वो पहली विजय हुई थी। अब गांधी जी और वकील थे, उन्होंने अब दूर दूर के इलाकों में किसानों की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल करने लगे कि और किसानों को कहाँ के किसानों को क्या प्रॉब्लम है। लगभग 10,000 किसानों ने बयान लिखे अपने। दूसरे प्रमाण में बारे में तो नोट्स भी बनाए गए, बयान एकत्रित किए गए। सारा इलाका पड़ताल करने वालों की क्रियाकलापों से भर गया। इसके बाद जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने बुलाया। अपने जाने से पहले वे अपने जो उनके प्रमुख साथी थे उनसे मिले और वो ये सोच रहे थे कि अब शायद मैं वापस यहाँ नहीं आऊँगा, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी ने कम से कम 4 मुलाकातें की, जिसके परिणाम स्वरूप फिर उसने जो नील बटाईदारी की स्थिति थी उसकी जानकारी की जांच पड़ताल के लिए एक सरकारी कमीशन
नियुक्त किया। इस कमीशन में जमींदार, सरकारी अफसर और किसानों के प्रतिनिधि के रूप में अकेले गांधी जी थे। चंपारण में पहली बार गांधी जी लगातार 7 महीनों तक रहे और फिर कई बार वहाँ की छोटी छोटी यात्राएं की, बार बार देखने गए। वहाँ वह जो यात्रा थी वो एक निरीक्षण किसान विनती पर बड़े हल्के ढंग से इस आशा से की गई थी कि वो यहाँ पर कुछ दिनों तो लगेंगे, लेकिन गांधी जी का जीवन का लगभग 1 वर्ष ले गई वहाँ पर। और ये तो राजकुमार शुक्ला तो यही सोच रहे थे कि कुछ समय के लिए यहाँ पर आएंगे, लेकिन देखा जाए तो उनका जो जीवन था उसका करीबन 1 वर्ष तो उन्होंने वहीं व्यतीत किया। सरकारी पड़ताल थी वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लांट्स का मतलब है जो खेत, और जो अंग्रेज मालिक जो होते हैं खेत के, वो कह रहे हैं कि उसके विरुद्ध पहाड़ जैसे मजबूत प्रमाण एकत्रित कर लिए गए कि वहाँ क्या क्या कमी है, वो सबसे इस तरीके से सब लोगों की रिपोर्टिंग लेकर के जब उन्होंने देखा कि वे सिद्धांततः किसानों को धन वापस देने को मान गए हैं, तो पर हमें कितना देना होगा, उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हमें कितना देना होगा, अच्छा ये बताइए, क्योंकि अब तो उनको लग रहा था कि हमें देना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि उस धन की पूरी वापसी मांगेंगे जो उन्होंने बटाईदारों से गैरकानूनी और बेईमानी से वसूला था। उन्होंने केवल आधा ही मांगा। इस पर वे अडिग दिखते थे, यानी कि वो पीछे हटने वाले ने। चंपारण का जो एक ब्रिटिश मिशनरी जिसने इस सारे घटना को नज़दीकी से देखा था, वो लिखता है, यह सरकार यह सोच करके लिखता है कि शायद वो डिग रहेंगे। जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% की सीमा तक लौटाने का प्रस्ताव किया और हैरानी तो हुई कि महात्मा जी ने उसकी बात मान ली। इस प्रकार गतिरोध जो था वो दूर हो गया, यानी कि गांधी जी ने कहा ठीक है आप इतना दे रहे हैं तो हमें इतना वापस कीजिए। इस समझौते को कमीशन ने एक मत से स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने कहा कि रिफंड की रकम का महत्व कम था। इस तथ्य की तुलना की कि जमींदारों को धन का एक भाग और उसी ही के साथ उनकी इज्जत का भाग भी लौटाना पड़ा। इस प्रकार जहाँ तक किसानों का सवाल था, जमींदारों ने ऐसा व्यवहार किया जाने लगा या ऐसा व्यवहार किया जाए कि वे कानून के ऊपर कोई स्वामी ना हो। मतलब कहने का कि ऐसा ना हो कि कानून के ऊपर किसी एक ही तरीके के लोगों का जिक्र हो या उन्हीं की बात मानी जाए, सबके साथ बराबर सलूक हो। अब किसानों को पता लगा कि उनके अधिकार हैं और रक्षक भी, उनमें साहस आया। घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध कर दिया। कुछ ही महीनों में ब्रिटिश जमींदारों ने अपने जागीरें छोड़ दी और किसानों के पास वापस आ गए। नील की बटाई की खेती समाप्त हो गई। गांधी जी ने कभी किया जो बड़े राजनीतिक और आर्थिक हलों से संतोष नहीं किया। उन्होंने जो ये बहुत संतोष जो जितने भी आर्थिक हल हुए यानी कि सॉल्वेशन हुआ, उससे उन्होंने संतोष नहीं जाहिर किया। उन्होंने चंपारण के जो गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक जो रूप से जो पिछड़ापन था उसे भी दूर करने के लिए उन्होंने कुछ सोचा। उन्होंने अध्यापकों से अपील की कि 2 नवयुवक महादेव देसाई और नरहरि पाठक उन्हीं दिनों गांधी जी के शिष्य भी बन गए थे। उनकी पत्नियां इस काम के लिए स्वेच्छा से तैयार हुई और उन्होंने कई लोग बम्बई, पूना और देश के अन्य भागों से भी आए। देवदास गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र आश्रम से आ गया और श्रीमती गांधी जी ने भी ऐसा ही किया। 6 गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबा ने व्यक्तिगत सफाई और सामाजिक स्वास्थ्य के नियम सिखाए। स्वास्थ्य की दशा बहुत कष्टदायी थी। गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया। एक डॉक्टर से मिले, उन्होंने 6 महीने के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दी। 3 दवाइयाँ उपलब्ध की, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और गंधक का मलहम। जिस किसी की भी जीभ गंदी होती थी उसे कैस्टर ऑयल की एक खुराक दी जाती थी। मलेरिया बुखार से पीड़ित व्यक्ति को कैस्टर और क्विनाइन मिलती थी। फोड़े फुंसी वाले किसी भी व्यक्ति को मलहम और कैस्टर ऑयल मिलता था। यानी कि सबको एक तरीके से खुराक दी जा रही थी कि उनके जो कष्ट है वो उनसे निवारण हो। गांधी जी ने औरतों के कपड़ों की गंदी हालत पर ध्यान दिया। उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि देखो इस बारे में वो उनसे बात करें। और जो एक औरत थी कस्तूरबा को अपने घर ले गई और बोली देखो यहाँ कोई संदूक या अलमारी नहीं है जिनमें कपड़े रखे जा सके। जो मैं साड़ी पहने हूँ वह एक साड़ी बस मेरे पास है। इस चीज़ को कस्तूरबा जी ने देखा। चंपारण में अपने निवास के दौरान आश्रम पर दूर दूर से नज़र रखे हुए थे। वे डाक से लगातार हिदायतें भेजते रहते थे और गड्ढों को भरने का नियम, गड्ढे खोदने का, इस तरीके के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शुरू की। जो गड्ढे थे बदबू मारना प्रारंभ कर देंगे, उन्होंने ये सोचा क्योंकि वहाँ गंदगी तो थी।
इसीलिए उन्होंने कहा कि अब ये जो पुराने गड्ढे इनको भरो और नए गड्ढे खोदने का समय आ गया है। चंपारण का जो घटनाक्रम है गांधी जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। जो कुछ मैंने किया, उन्होंने समझाया, बड़ी साधारण चीज़ थी। मैंने ये घोषणा कर दी कि मुझे जो ब्रिटिश है मुझे अपने ही देश में इधर से उधर जाने की आज्ञा नहीं दे सकते थे। इस समय वो कंडीशन थी। लेकिन चंपारण का जो प्रारंभ अवज्ञा के कार्य से नहीं हुआ, इसका प्रारंभ अनेकों ने गरीब किसानों की परेशानी दुख दूर करने के प्रयत्न से हुआ। यह ठेठ गांधीवादी तरीका था और उनकी राजनीति जो व्यवहारिकता थी उसमें गुंधी हुई थी। लाखों लोगों ने दिन प्रतिदिन समस्याओं के साथ उनकी निष्ठा विचारों के प्रति नहीं की, जबकि उनके साथ में थी और उन्होंने हर चीज़ों से लड़ने की इच्छा जाहिर की, जितने भी लोग गांधी जी के साथ में थे। इसके अतिरिक्त हर बात जो गांधी जी ने की उसके द्वारा उनका प्रयत्न एक नए आज़ाद भारत के रूप में देना था और वो चाहते थे कि भारत का हर एक इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो, इस प्रकार भारत को आज़ाद कर सके, वो ये सोचते थे। चंपारण आंदोलन के प्रारंभ में अंग्रेज का एक शांतिवादी था चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, जो महात्मा गांधी जी का एक निष्ठावान अनुयायी बन चुका था। फिजी द्वीप में अपनी ड्यूटी की यात्रा पर जाने से पहले वो गांधी जी से विदा लेने आए। गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा कि अगर एंड्रयूज चंपारण में ठहरकर उनकी सहायता करें तो अच्छा होगा। अगर गांधी जी सहमत हो तो एंड्रयूज तैयार थे, परंतु गांधी जी ने पूरे जोर से विरोध किया। उन्होंने कहा, आप सोचते हैं कि इस असमान लड़ाई में अगर कोई अंग्रेज हमारे पक्ष में हो तो अच्छा रहेगा, इससे अधिक आपके दिल में की जो कमजोरी है वो झलकती है। उद्देश्यपूर्ण न्याय जो उद्देश्य उनका है न्यायपूर्ण, और इस लड़ाई को जीतने में आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। आपको इस कारण एंड्रयूज का सहारा नहीं खोजना चाहिए कि वह एक अंग्रेज है। आप सोच रहे हो कि एंड्रयूज हमारा सहायता करे क्योंकि वो अंग्रेज है, तो आप इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, ये छोड़ दीजिए और खुद लड़ना सीखिए। उन्होंने हमारे विचारों को ठीक से पढ़ा था, राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था उनकी बातों का। इस प्रकार गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता सिखाई कि हमें खुद से ही लड़ना है। आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और बटाईदारी किसानों की सहायता, अब सब आपस में बंधे हुए थे। सो दैट्स इट। आपके दोनों पार्ट्स के साथ में जो आपका ये यूनिट है वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट यूनिट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।